बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है, जुमातुल मुबारक की सुबह और सन 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक नए प्रोग्राम के साथ, नया वीलॉग और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? खैर आफियत से हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला करें कि आप जहाँ भी हो अपने अहल खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, पहला और मेन सेगमेंट होता है तारीख़ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की तारीख़ को देखते हुए, डिस्कस करते हुए, शेयर करते हुए हम लोग 20वीं सदी में दाखिल हो चुके, यानी आज से सिर्फ 100 साल पहले तक हम आ गए। ठीक है, बहुत करीब आ गए आज के, मतलब आखिरी मराहिल में है जहाँ पे हमने हिंदुस्तान की तारीख़ को क्लोज़ करना। एक बड़ा इवेंट रह गया, वो मैं आखिर में बताऊँगा कि वो कौन सा है और आगे हमने क्या करना है। जी नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे थे पहली जंग अजीम को, फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली आलमी जंग जो चल रही है। ये चौथी किस्त है, गालिबन पार्ट 4 है, जो आज मैं इसी जंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जंग मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये 4 अगस्त 1914 में शुरू हुई और 1918 तक, यानी तकरीबन 4.5 साल का अरसा जारी रही। 4 अगस्त से 1914 टू नवंबर 1918, ये इसका अरसा रहा। तकरीबन 4.5 साल तक ये जंग जारी रही। इसमें क्या कुछ वाकयात हुए, चीदा चीदा मोटे मोटे शाह सुर्खियों वाले वाकयात, और वो भी इख्तिसार के साथ मुख्तसर करके मैं पिछले तीन वीडियोस में, वीलॉग्स में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अगर आप जानना चाहें तो वो पिछली किस्तें आप देख सकते हैं, अगर आप पहली जंग अजीम के बारे में थोड़ा मालूमात जानना चाहते हैं। जी नाज़रीन, हुआ ये कि पिछली किस्त में जहाँ पे हमने छोड़ा था, वहाँ पे जंग ज़ोरों पर थी। हिंदुस्तानी फ़ौजियों को दूसरे ममालिक और दूसरे जहाँ पे इनकी ज़रूरत थी, जहाँ पे गैर मुल्की फ़ौजें या इत्तेहादी फ़ौजें बरतानिया की कमज़ोर पड़ रही थी, वहाँ पे हिंदुस्तानी फ़ौजों के दस्ते रवाना किए गए। और अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने हर जगह पे अपनी फतह, नुसरत और कामरानी के झंडे गाड़े, और नतीजा फिर वही हुआ जो होना था। क्या कि जर्मन फौजों को हर महाज पर, जर्मन के इत्तेहादियों और जर्मनों को, जिनको बड़ा घमंड था अपनी फौज पे, अपनी दिफाई साजो सामान से, अपनी जंगी साजो सामान पे, बिल आखिर उनको अपने घुटनों पे आना पड़ा, ज़मीन बोस होना पड़ा। उनकी उम्मीदों और तवक्कुआत पे पानी फिरता हुआ नजर आया। हर मैदान में, हर बॉर्डर पर, हर लिहाज से उन्होंने देखा कि बरतानवी और इत्तेहादी फौजों ने उनके दांत खट्टे कर दिए, हिम्मत हारते गए। बिल आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि जर्मन का बादशाह, जब ये सारा सिनेरियो उसने देखा, वो जर्मनी के दारुल सल्तनत से रातों रात अपनी फैमिली के साथ उड़न छू हो गया, गायब हो गया। और जाकर उसने पनाह कहाँ ली? हॉलैंड में जाकर उसने असाइलम ले लिया, यानी पनाह ले ली। वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहने लग गया। जब ये खबर सुबह पूरे मुल्क में फैली, और फैली इस तरह से कि जैसे जंगल में आग फैलती है। पहले तो शायद अभी फौजें लड़ती, इत्तेहादी और जर्मन की फौजों में इतनी थोड़ी बहुत सक्कत थी, लेकिन जब उनको ये पता चला कि उनका सिपाह सुप्रीम कमांडर साहब जो हैं, वो तो अपनी जान और बीवी बच्चों को लेकर अपने बहन भाइयों और माँ बाप के साथ गायब हो चुके हैं, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, तो फिर जाहिर है उनके अपने हौसले पस्त पड़ते गए। फौजों के जर्नैलों ने, कमांडरों ने सफ़ेद झंडे लहरा दिए। इसका मतलब है कि हम जंग बंदी चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं। खैर, इस रिक्वेस्ट को, इस इल्तिजा को, इस दरख्वास्त को बरतानिया और इसकी इत्तेहादी फौजों ने हमदर्दी से देखा और कबूल कर लिया। वक्ती जंग बंदी पर राजी हो गए, वक्ती तौर पर जंग रोकने का वादा कर लिया, और तय ये पाया कि जब तक सुलहनामा की शराइत तय नहीं होती, जब तक
बाकायदा तहरीरी तौर पर सुलहनामा नहीं लिखा जाता, तब तक फौजें दोनों मुल्कों की या दोनों ग्रुपों की अपनी जहां हैं जैसे हैं की बुनियाद पर स्टे करेंगे। बारह लड़ाई बंद कर दें, मजीद जानी और माली नुकसान न करें, लेकिन जहां जहां जो है फौजी वहीं पे रुकेगा। लो जी, ये हुक्म सारे फौजियों को दोनों साइडों के ग्रुपों को मिल गया। ये नवंबर 1918 की बात है जब ये वाकया पेश आया। जनरल बादशाह साहब निकल गए। 11 नवंबर 1918 को ये जो थी टेम्परेरी या वक्ती आर्जी जंगबंदी, सॉरी ज़्यादा मुनासिब है, आर्जी जंगबंदी 11 नवंबर 1918 को हुई। और यूं करीबन 2 महीने अपनी अपनी जगह पे फौजें कैंपिंग में बैठी रहीं, मगर किसी ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। अब इस बीच में क्या हुआ क्या कि बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर एक इंग्लैंड में बैठकर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, और मुनासिब ये समझा गया कि ये कॉन्फ्रेंस अपने इत्तेहादियों की फ्रांस के दारुसल्तनत पेरिस में मुनक्कद की जाए। और उन्होंने अपने नॉमिनीज, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे मुकर्रर कर दिए ताजे बरतानिया ने। और मज़े की बात, 2 हिंदुस्तानी भी इसमें शामिल थे। उनके नाम मैंने आपको बता दिए हुए। उनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछली किस्तों में बताया। नंबर 1 थे एसपी सिन्हा साहब। एसपी सिन्हा जो थे, एक ये बंदा, और एसपी सिन्हा साहब को भी हिंदुस्तान के सूबा रायपुर का ये थे हुक्मरान हिंदुस्तान के। यहाँ से उठाकर इनको इंग्लैंड बरतानिया जाकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनाया गया। और दूसरे इनके साथ थे महाराजा बीकानेर। मैं दोबारा लिख के बता चुका हूँ पिछली किस्तों में, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। कहने का मकसद अब यहाँ पे ये है, 11 नवंबर को जो आर्जी जंगबंदी हुई थी, उसकी मीटिंग के लिए पहले खुद सलाह मशवरा करने के लिए बरतानिया ने पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें ये दोनों बंदे, राजा बीकानेर और एसपी सिन्हा साहब को बतौर मेंबर शामिल किया गया। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की खिदमात का एतराफ़ था, बल्कि मुंह बोलता सबूत था कि इनके साथ अंग्रेज़ों का रवैया वो पहले वाला नहीं रहा था। हिंदुस्तानियों के साथ इनको भी इंग्लैंड और बरतानिया की हुकूमत में हिस्सा देने का इंदिया था, इशारा था कि आप लोगों को भी अब इंग्लैंड में ताजे बरतानिया की हुकूमत में हिस्सा दिया जाएगा। आपके पास भी हुकूमत करने के इख्तियारात होंगे और आप भी हमारे मुल्की और गैर मुल्की फैसलों में शरीक हुआ करेंगे। पहले 2 मेंबर जो थे वो यही थे, महाराजा बीकानेर और एसपी सिन्हा। ये दोनों मेंबरान भी सारे मेंबरों के साथ मिलकर पेरिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत की। और वहाँ पे जो बैठकर शराइत फाइनलाइज की, कंडीशंस जंगबंदी की, उन पे गुफ्तगू शुनीद हुई। बहसो तमहीज़ के बाद इन्होंने एक पर्चा, एक वाइट पेपर बनाया, एक रिपोर्ट बनाई कि ये सुलहनामा की शराइत हमने दुश्मनों के सामने रखनी है। अगर वो इस पर दस्तखत कर दें तो इस आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल कर दिया जाएगा, अदरवाइज जंग दोबारा से नए सिरे से शुरू कर दी जाएगी, छेड़ दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा क्या होता है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। खैर, इन बिटवीन क्या हुआ नाज़रीन कि ये ताजे बरतानिया ने इज़्ज़त अफजाई तो की हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दोनों बंदों को उस मीटिंग में भी बुला लिया। ये मीटिंग हुई जी अप्रैल 1921 में। पेरिस में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग जो थी, ये अप्रैल 1921 में हुई, जहाँ पे बरतानिया, उसके इत्तेहादियों और 2 हिंदुस्तानियों को मेंबरशिप दी गई, शिरकत की इजाज़तनामा और नॉमिनेशन मिला। और इन्होंने जाकर उस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में शिरकत की और सुलहनामा के लिए जो शराइत हैं वो तजावीज़ पेश की हैं और उनको तहरीरी शक्ल देने का तरीका और सलीका तय किया गया। उसके बाद क्या हुआ जी
कि यहाँ से हिंदुस्तान से बुला लिया गया चेम्सफोर्ड को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको मैंने बताया था ये दौराने जंग इनको वॉइस राय हिंदुस्तान का मुकर्रर किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये साहब को दौरान जंग इसको वॉइस राय बनाया गया हिंदुस्तान का। और जब ये जंग खत्म हुई है, उधर मीटिंग हो गई 1919 में अप्रैल में, तो इनको वापस बरतानिया बुला लिया गया। क्यों? वजह ये थी कि अगला जो वॉइस राय भेजना चाह रहे थे बरताजे बरतानिया वाले, वो चीफ जस्टिस थे बरतानिया के। अब उनकी खिदमात का हिंदुस्तान में होना ज़रूरी समझा गया, इसलिए कि अब जो नया तर्ज हुकूमत था, नए तरीक़ाकार, नए ज़वाबत और कवानीन थे, उनको हतमी शक्ल देना और उनको इम्प्लीमेंटेशन उनके 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 ऊपर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत थी। और ये कोई लीगल माइंडेड बंदा ही कर सकता था जो एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टीज़ रखता हो अपने काम में। और ये इनको सूझा वही चीफ जस्टिस बरतानिया का, जिनका जिनका नाम था लॉर्ड रेडिंग। ये साहब से इन्होंने लॉर्ड जसवंत की जगह ली लॉर्ड रेडिंग ने, चीफ जस्टिस साहब ने। ये आकर इन्होंने हिंदुस्तान में अपनी खिदमात का बेहतरीन काम मुजाहरा किया। जो नई इस्लाहात हुई थी, नई तजावीज़ थी, जिन पर अमल, नए कवानीन बने थे हिंदुस्तान के लिए, उनमें हिंदुस्तानियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सहूलतों से नवाजा गया था, बख्शी गई थी, इनको दे दी गई कि अब ये लोकल सतह पर, निचली सतह पर वॉइस राय के इख्तियारात, हुकूमती इख्तियारात निचली सतह तक हिंदुस्तान में खुद इस्तेमाल करें। अपने छोटे छोटे फैसले और तनाज़ात, जैसे यूनियन काउंसिल इस वक्त है हमारे मुल्क में, इस तरह के इदारे बनाए गए। अब इन जैसी चीज़ों को वही इनको तय करने के लिए वही लॉर्ड रेडिंग जो थे, यही मौजू और मुनासिब बनता था। इसने आकर नहायत खुश उसलूबी और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत उन कवानीन को हतमी शक्ल दी, बल्कि उन पर अमल दरामद करवाने का एक प्रोसीजर तय किया, तरीक़ाकार तय किया। और नतीजा क्या निकला कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में नए निज़ाम को काबिल कबूल बना दिया गया। फिर इसने क्या किया, जहाँ जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स की कमी थी, जहाँ जहाँ पे सड़कों की मरम्मत की ज़रूरत थी, और जहाँ जहाँ पर नई सड़कें बनाने की ज़रूरत थी, एक से बढ़कर एक काम को, फलाही काम को, सोशल वर्क को हिंदुस्तानियों के लिए पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। इसको प्रायोरिटी में सबसे पहले रखा गया कि ये काम पहले करने हैं, बाकी बाद में। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 तालीम, और नंबर 3 सेहत। 3 चीज़ों को लेकर इन 100% फोकस इन पे हुआ, और यूं मुल्क में अमन अमान कायम होता गया। और अमन अमान कायम होने के नतीजे के तौर पर तजारत में इजाफा हुआ, आबादकारी में इजाफा हुआ, नकलो हरकत में आसानी और फ़ायदा हुआ, फसलें और ताजर लोग खुश हुए, फसलों को एक जगह से, अनाज को दूसरी जगह ले जाने के लिए आसानियां पैदा हुई, और अमन व अमान को कायम रखने के लिए लोग डकैतियों और चोरों से भी महफूज, ठगों से भी महफूज हो गए। इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा हिंदुस्तान में उस वक्त 20वीं सदी के दूसरे अशरे में जब की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन आज से 100 साल पहले की बात, 103 साल पहले की बात है, जब लॉर्ड रेडिंग साहब जो थे, इन्होंने पूरे ज़ोरों शोरों के साथ आकर हिंदुस्तान में डेरे जमाए और कई साल तक यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दी, और मुख्तलिफ नोयतों के फ़ैसले किए, और छोटे दर्जे तक, देहातों तक जाकर लोगों को दावत दी हिंदुस्तानियों को कि आप अपने नुमाइंदे मेरे पास भेजें, मुझे आप आकर अपने इलाकाई तकालीफ बताएं, मसले मसाइल और मुश्किलों का तज़किरा मेरे सामने लिस्ट रखें, ताकि मैं उनके लिए कोई बेहतर हालत तलाश कर सकूं, आपकी खिदमत कर सकूं। और यूं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी
बेइंतहा खुश हुए, ताजर भी, किसान भी, मजदूर भी और गरीब तबका भी, इसलिए कि अब उनको इंसाफ भी मिल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की जो सूरत हाल थी, अदालतों की जो सूरत हाल थी, वो बेहतरीन होती गई। अहल बंदों को और मेरिट पर भर्ती किया जाता था। पुलिस गर्दी का एक नया एक्ट बना, उसके तहत बागियों को, नाजायज कारोबार करने वालों के लिए सख्त इख्तियार दिए गए पुलिस को, जिसमें बदकिस्मती से आज तक हम उसमें तब्दीली नहीं कर सके और वैसे के वैसे ही उस एक्ट पर अमल होता है और उस अमल के नतीजे में बहुत सारी फिर जुल्म और ज्यादतियां भी होती हैं, इसलिए कि वो अंग्रेज दौर का बनाया हुआ क्रिमिनल एक्ट है, आज के पाकिस्तान के लिए नहीं है। खैर, ये टॉपिक थोड़ा अलहदा है, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात ये बुरी लगे, इसलिए हम तारीख़ हिंदुस्तान पर भी मरकूज रखते हैं अपनी पूरी की पूरी तवज्जो। उसके बाद क्या होता है जी, 1927 में लॉर्ड अर्विन को, 1927 लॉर्ड अर्विन तशरीफ लाते हैं बतौर वॉइस राय हिंदुस्तान। 1927 लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड रेडिंग को इन्होंने रिप्लेस किया, उनकी छुट्टी करवाई और ये नया बंदा लॉर्ड अर्विन जो है, इनको 1927 में ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो पहले थे लॉर्ड रेडिंग, उन्होंने अपना काम बस खुश उसलूबी के साथ कर दिया है, अब उनको वापस बुला लिया गया, वो वापस जाकर अपनी खिदमत बतौर चीफ जस्टिस ग्रेट ब्रिटेन अदा करने लग गए नए सिरे से। और यहाँ पर लॉर्ड अर्विन को वॉइस राय हिंद बनाकर भेजा गया, हिंदुस्तान का हुक्मरान बनाकर, और यूं इन्होंने आकर काम शुरू किया था। नाज़रीन, इन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बेहतरी के लिए पिछली सारी रवायात के मुताबिक इसी प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हुए, इसी डगर पे चलते हुए, इसी ट्रैक पे चलते हुए हिंदुस्तान के लिए बेहतर से बेहतरीन तजावीज़ पर अमल दरामद होता रहा और बात आगे बेहतरी की तरफ गामजन रही। लेकिन कब तक? सिर्फ 12 साल का नाज़रीन अरसा गुजरा, 1927 से 1939। कितने साल बने? 9 साल, 9 नहीं सॉरी 12 साल। अच्छा, 12 साल 1939 को क्या हुआ कि दुनिया की दूसरी जंग अजीम शुरू, वक्फा कितना दोनों में? 12 साल का, और इतनी खून रेजी, इतनी बर्बरियत हुई उस जंग में। दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई दुनिया में और लोग उसमें बहने वाले खून को, उसमें होने वाले जानी और माली नुकसान को देखकर पहली जंग अजीम को भूल ही गए। इतना खून बहा के दरियाओं में पानी की जगह खून नजर आने लगा। बड़े खूबसूरत शहर कूड़ा करकट के ढेर बन गए, रूइन हो गए, जमी बोस हो गए पूरे के पूरे शहर। और सबसे बढ़कर सोने पर सुहागा, दुनिया में पहली दफा एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ दूसरी जंग अजीम में। नाज़रीन, ये 6.5 साल तक जारी रही दूसरी जंग अजीम। पहली जंग जो थी वो तो 4.5 साल रही ना, ये 6.5 साल तक 1939 से 1945 तक। लिख दूं यहाँ पे ये दूसरी जंग अजीम का अरसा क्या था। 1939 में शुरू हुई और 1945 को खत्म हुई। 6.5 साल दूसरी जंग अजीम जो है ये चलती रही और इसकी तबाहकारियों को देखकर इसमें यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जापान जो खूबसूरत मुल्क था, अब भी है, इसलिए कि उन्होंने बाहसीयत कौम अपने ऊपर एटम बम गिरवाने के बावजूद इंतहाई तबाहशुदा अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सियासी और माली हालात पतले के होने के बावजूद वो ऐसी कौम है, बाहसीयत कौम चलते हैं। हम तो भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं ना, यानी रेवड़ की तरह। उन्होंने अपने मुल्क को सदियों में नहीं,
चंद सालों में फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर लिया, और उसके जो 2 शहरों पर एटम बम गिराया गया, एटम बम का नाम था लिटिल बॉय, बम का नाम लिटिल बॉय, और जिन 2 शहरों पर गिराया गया उनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नंबर 2 नागासाकी, लिख दूं? चलिए, जब इनकी बारी आएगी ना तफसील बताऊंगा, फिर ये दोनों शहरों के आपको नाम भी लिख दूंगा और हालातों वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले प्रोग्राम से, अगले वीलॉग से हम दूसरी जंग अजीम को डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। पहली जंग अजीम को आज यहीं पे क्लोज और ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके नतीजे के तौर पर मैं अर्ज़ कर दूं आखिर में 2 लाइनें। शराइत में ये तय पाया, जो सबसे बड़ी और बुरी शर्त थी, कि जर्मनी अपने तमाम तर जहाज, तमाम तर जंगी तोपें, तमाम तक जदीद जंगी हथियार वो उसी तरह से जहां जहां पे हैं मैदान जंग में वो छोड़कर वापस जाएगा, एक चीज भी वापस नहीं ले जा सकता। और नंबर 2, जितने इलाके उसने फतह किए हैं जर्मनी ने वो वापस करेगा, जबकि उसके जितने इलाके फतह हुए हैं वो वापस नहीं किए जाएं। इसकी वजह पता है कि आती कॉन्फ्रेंस में ये तय क्यों पाया, ताकि जर्मनी और इस जैसे दूसरे कई मुल्कों को ये इबरत और सबक हासिल हो कि आइंदा से इस तरह की हरकत का करने से पहले 10 मरतबा सोचें। और ये बज़ाहिर तो ये जो शराइत हैं बड़ी तलख लगती हैं, सख्त लगती हैं। बहरहाल उस 1919 में होने वाली मीटिंग में इन पर हतमी राय देकर इनकी क्लोजिंग की गई और इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया। इस पर दस्तखत कर दिए जर्मन के ओहदेदारों ने इसी सुलहनामे पर, और अपनी जानें बख्शवाने की अपनी ज़िंदगियों को सेव करने का सोचा, हथियार भी दे दिए, जहाज भी, यानी जो 40 साल का बनाया हुआ जंगी सामान था वो जर्मनी ओहदेदारों ने अपने हाथों से बरतानिया और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस के हवाले कर दिया। ये तो नतीजा निकला उस जंग का, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। लेकिन जब हम सेकंड वर्ल्ड वार की तरफ अगले प्रोग्राम से जाएंगे तो देखेंगे कि उससे भी कहीं ज़्यादा दुनिया में तबाही के डेरे लगे, शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव। उसके असरात न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी बेतहाशा नुकसानदेह और तकलीफ दे हुए उस जंग के। अब उसमें कौन कौन मुलव्विस था, जंग की वजूहात क्या थी, और कौन से मुल्क ने किस पर हमला किया, और ये जंग कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, और दोनों ग्रुपों में कौन कौन से मुल्क थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम से यहीं से बात शुरू करेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी आलमी जंग कब, कहाँ, क्यों शुरू हुई। जी इंतज़ार फरमाए अगले प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे क्लोज करते हैं, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो होता है रोज़ाना की तरह आज का लफ्ज़। जी आज का लफ्ज़ है जी इबलीस। इबलीस, कौन नहीं जानता इस लफ्ज़ को। अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है इबलीस। इबलीस से मुराद क्या मतलब होता है? शैतान या मरदूद या दुत्कारा हुआ। अरबी ज़बान में इबलीस उस शख्सियत को कहते हैं जो इंतहाई मायूस हो, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका हो, उसे कहते हैं इबलीस। ठीक है, आपको समझ आ गई? अगर ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से कमेंट्स में लिखकर। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी मज़ेदार और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो रोज़ाना की तरह होता है आज की बात। नाज़रीन, जब हम छोटे होते थे ना, आप भी मैं भी, बचपन में, तो एक मुहावरा बोला करते थे। जब भी कोई ग्रुप या 2 लड़के आपस में बच्चे लड़ते थे तो हम सुलह करवाते हुए एक फिक्रा बोलते थे, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ये कहते थे, आपने भी सुना होगा, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अब आके मुझे ये समझ आई है
कि अल्लाह का घर हम दिल को कहते थे। आज तक मैं समझता रहा कि ये अल्लाह का घर तो मस्जिद होती है, हाँ यहाँ मस्जिद की बात हो रही हो। लेकिन अब ये राज खुला है कि अल्लाह का दिल, अल्लाह का घर दिल को, यानी दिलों को साफ करो, मस्जिदों को नहीं। खुश रहें जी, खुश रखें अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। रब रखा, पिए मानुल्लाह, और पाकिस्तान जिंदाबाद।